तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो बच्चों बता रहा हूं मैं, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बता रखे इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन तक से मस नहीं होने वाला। इसी वीडियो से सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर के। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले बता दूं, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो चलो आज इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संभवतः दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार पेपर में आता है, लेकिन गर्ल्स और बॉयज दोनों में से किसी एक में आएगा जरूर। तो देखो, मेसोपोटामिया की विश्व की सबसे बड़ी देन क्या है बच्चों? उसकी कालगणना और गणित की परंपरा जो है ना, वो दिया था किसने? मेसोपोटामिया ने। इसके साथ साथ 1800 ईसा पूर्व के आसपास कुछ हमें मेसोपोटामिया से ऐसी पट्टिकाएं मिली हैं बच्चों, जिस पर गुना, भाग, चक्रवर्ती ब्याज, वर्ग है ना, वर्गमूल, इसकी सूचनाएं हमें मिली है। कुछ ऐसी पट्टिकाएं हमें मेसोपोटामिया से मिली है। इसके साथ साथ मेसोपोटामिया के वासियों ने ही क्या किया था, हमें ज्ञात हुआ था कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार क्या होता है, एक वर्ष को हम 12 महीने में विभाजित करते हैं, बांटते हैं। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये पूरा का पूरा जो दैनिक जीवन में जो समय का जो विभाजन है, ये सबसे पहले हमें मेसोपोटामिया के लोगों ने बताया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सूर्य और चंद्र ग्रहण से घटित होने वाले, जैसे वर्ष हो गया, मास हो गया, दिन हो गया, इनके अनुसार हिसाब किताब की जो गणना होती है, ये भी सबसे पहले कहाँ हुई थी? मेसोपोटामिया में हुई थी। इसके साथ साथ शहरीकरण का विकास भी सबसे पहले कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में हुआ था। जो हम सिटी लाइफ आज हम जीते हैं, इस प्रकार की शहरी जो लाइफ है, इसका विकास मेसोपोटामिया में हुआ था। इसके साथ साथ बच्चों, रात को आकाश में जब आप तारों को या तारामंडल की स्थिति पर नजर रखते है ना, तो इस स्थिति की गणना भी सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुई थी। और लास्ट, लेखन कला की शुरुआत भी यहीं से सबसे पहले हुई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में 8 नंबर का आता है। जितने पॉइंट लिखवा रखे एग्जैक्ट आप पॉइंट लिख देना, पूरे के पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। देखो बच्चों, अगर मैं भौगोलिक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, भौतिक पूछ सकता है ना, तो देखो क्या है। देखो, मेसोपोटामिया आजकल जो है इराक गणराज्य का हिस्सा है ना। मेसोपोटामिया का जो पूर्वी हिस्सा है वो पूरा हरा भरा है, ऊंचे नीचे पहाड़ है ना, सुंदर सुंदर झरने हैं, है ना। देखो, इसके साथ साथ इस भाग में स्वच्छ झरने हैं, जंगली फूल हैं, यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है ना। और इसके साथ साथ मेसोपोटामिया देखा जाए तो यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई थी, है ना बच्चों। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, मेसोपोटामिया की उत्तरी जो भाग है, जो स्टेपी घास का जो मैदान है वहाँ, इसलिए यहाँ खेती से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, पशुपालन को आजीविका का अच्छा साधन मानते हैं। उत्तरी भाग में सर्दियों में जो बारिश होती है ना, वहाँ भेड़ बकरियाँ, है ना, उगने वाली जो घासें होती है ना, छोटी जो घासें होती हैं, उसको खाने के लिए आती हैं। तो इसके साथ साथ मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग क्या है बच्चों? रेगिस्तानी है। यही वह जगह है जहां सबसे पहले नगरों का विकास हुआ था। और मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में ही लेखन प्रणाली का सबसे पहले उदय हुआ था। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में जो फरात और दजला नदियां जो होती है, वो अपने साथ बहुत सारा उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं। और फरात नदी के जो है ना, मतलब फरात नदी का जो पानी है, वो आसपास में खेतों में सिंचाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों? सिंचाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ नदियां जो है ना, यहाँ की नदियों में मछलियों की कोई भी कमी नहीं है। और गर्मियों में जो खजूर के जो पेड़ होते हैं, वो खूब फल देते हैं बच्चों। तो ये थी मेसोपोटामिया की भौगोलिक या भौतिक स्थिति। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शहरीकरण के महत्व के बारे में। मेसोपोटामिया के शहरीकरण के महत्व के बारे में पहला था श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब था क्या बच्चों? देखो, शहरों और नगरों में बड़ी संख्या में क्या होता था, लोगों के रहने के साथ साथ वहाँ की अर्थव्यवस्था जो थी ना, वो खाद्य उत्पादन, व्यापार उत्पादन, ये सारी चीजें शामिल थी। उदाहरण के जैसे अगर बात करूं, वहाँ के लोग होते थे अपने सभी कार्य स्वयं नहीं करते थे, है ना। उनको अलग अलग भागों में, मतलब जैसे उनको विभिन्न विभिन्न वस्तुओं के लिए अलग अलग लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस कारण शहरी जीवन में श्रम विभाजन की आवश्यकता होती थी। कहने का मतलब क्या है, सपोज करो एक पेन है,
तो पेन में जो इंक है कोई और बनाएगा, पेन की जो प्लास्टिक है कोई और बनाएगा, उसके अंदर जो आपका नाम हम जो लिखा जाएगा वो कोई और करेगा। तो अलग अलग बंटवारा हो रहा है कि नहीं हो रहा था। इसी तरीके से मेसोपोटामिया में श्रम विभाजन था। दूसरा था सामाजिक संगठन। कहने का मतलब क्या है, शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन की बहुत ज्यादा जरूरत थी ताकि विभिन्न कार्य जैसे संगठित व्यापार, वस्तुओं का भंडारण किया जा सके, संग्रह किया जा सके, वस्तुओं को बांटा जा सके, है ना। तो इसके लिए एक सामाजिक संगठन था। इस व्यवस्था में कुछ लोग आदेश देते थे और कुछ लोग क्या करते थे, आदेशों को पालन करते थे। और ये कार्य क्या होता है, लिखित रूप में होना आवश्यक था। तो ये था मेसोपोटामिया के चीजों के विशेषता के बारे में। आगे बात करते हैं बच्चों, मेसोपोटामिया में माल को लाने और ले जाने के साधनों का हमें क्या करना है, इसमें उल्लेख करना है। तो देखो बच्चों, मेसोपोटामिया खाद्य संसाधनों से तो बहुत ज्यादा परिपूर्ण था, मतलब खाद्य सामग्री वो समृद्ध था, है ना। खाने को कोई चीजें नहीं थी, कमी नहीं, जो खाना खाने वाले लोग, लेकिन वहाँ खनिज सामग्री का अभाव था, क्योंकि जो मेसोपोटामिया मैदानी क्षेत्र में था, है ना, तो खनिज सामग्री की कमी होती थी, है ना। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार बनाने के लिए, मोहरे बनाने के लिए पत्थर की कमी होती थी। इसके साथ साथ मेसोपोटामिया में आभूषण बनाने के लिए कोई भी धातु यहाँ नहीं थी। मेसोपोटामिया के लोग इन चीजों की मतलब इन सब चीजों की कमी थी, तो मेसोपोटामिया के जो लोग होते थे तुर्की, ईरान जैसे देशों से क्या करते, खनिज पदार्थों को मंगाते थे और उसके बदले में उन्हें काफी मात्रा में खेती से पर्याप्त जो फसल होती थी वो देना पड़ता था। मेसोपोटामिया में व्यापार का जो सामान था ना, है ना, वो आयात निर्यात करने में बैलगाड़ियों से ज्यादा खर्चा होता था। कि मतलब स्थल मार्ग का प्रयोग किया जाता तो बैलगाड़ियों से ज्यादा खर्च होता था, क्योंकि जब बैलगाड़ियों से सामान ले जाया जाता था तब पशुओं के लिए चारे की जरूरत होती थी और पशुओं से सामान ढुला के लिए चारे की आवश्यकता होती थी और इसमें काफी खर्चा होता था। इसलिए मेसोपोटामिया के लोग क्या करते, सामान का आयात निर्यात करने के लिए स्थल परिवहन की अपेक्षा जल परिवहन का प्रयोग करते थे, क्योंकि वो सस्ता था। जल परिवहन क्या था, सस्ता साधन था और नदियों की धाराएं और हवा की तेज नाव को इस पार से उस पार ले जाया जा सकता था, है ना। यानी अनाज के बोरों को क्या नदियों में रखा जाता, मतलब नदियों नहीं, नावों पर रख दिया जाता था और नाव जो हवा की गति से चलती थी। फरात नदी उस दिनों में अगर बात की जाए व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में जानी जाती थी, यानी फेमस थी। ठीक है बच्चों, तो ये था। और एक चीज बता दो, देखो बच्चों मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहा, जो चीजें मेन है वो आपको उसमें बता दे रहा हूँ। ठीक है, कई बच्चों मुझे कमेंट करते हैं कि सर आपने वो लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा है। बेटा मैं लकीर का फकीर तो हूं नहीं, है ना, मैं आपको समझाने के लिए आया हूं, है ना, वरना तो किताबों में लिख रखा है तो वो भी आप पढ़ सकते हो। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की लेखन कला के विकास पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि लेखन कला मानव सभ्यता के विकास में किस प्रकार मील का पत्थर साबित हुई थी। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो देखो, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई थी वो लगभग 3200 ईसा पूर्व थी। उसमें चित्र भी थे, है ना, जिसमें मतलब अनेक संख्याओं में चित्र थे, जैसे बैलों के, मछलियों के, रोटियों के। लगभग 5000 हमें सूचियां मिली हैं इन पट्टिकाओं पर। इसके साथ साथ लेखन कार्य की आवश्यकता, मतलब लेखन कार्य क्यों किया जाता था, आवश्यक लेन देन के हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता था, है ना। या और भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि राजा के आदेश जारी करने के लिए, है ना। आगे मैं बताता हूँ, चलो ठीक है। मेसोपोटामिया के लोग क्या करते, पहले चिकनी मिट्टी को गीला कर लेते थे और उस पट्टिकाओं को लिखने के लिए तैयार कर दी। चिकनी मिट्टी को लिखा, उसे चकोर आकृति देते थे। फिर जो सरकंडा एक पेड़ होता है, सरकंडे की जो तीखी नोक होती है, उसकी नोक से क्या करते थे, किलाकार या किलाक्षर लिपि में, मेसोपोटामिया की लिपि कौन सी थी, किलाकार या किलाक्षर लिपि में लिखा करते थे, है ना। लेखक को सैकड़ों इसमें चिन्ह सीखने पड़ते थे, है ना। और एक महत्वपूर्ण कार्य था, लेखन का जो इस्तेमाल शब्दकोश बनाने के लिए किया जाता था। भूमि हस्तांतरण या भूमि किसी और को नाम करनी उसके लिए किया जाता था। कानून को मान्यता प्रदान करने के लिए किया जाता था। और इसके साथ साथ जो राजा की उपलब्धि है ना, उसका वर्णन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। मेसोपोटामिया की इससे महत्वपूर्ण उपलब्धि केवल तभी संभव हो पाई जब लेखन कला का क्या हुआ था, विकास हुआ था। अन्यथा इतनी ज्यादा विकसित नहीं हो पाता ये, है ना। लेखन के विकास के कारण ही इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल पाई है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि मेसोपोटामिया में, छठा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में साक्षरता की स्थिति का उल्लेख कीजिए। देखो बच्चों, मेसोपोटामिया में साक्षरता दर तो बहुत कम थी, क्योंकि वहां की लिपि में चिन्हों की संख्या बहुत ज्यादा थी और ये काफी पेचीदा होती। पेचीदा का मतलब काफी ज्यादा मुश्किल होता था। लोगों के लिए इन चिन्हों को पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा कठिन होता था। इसीलिए मेसोपोटामिया में जो साक्षरता दर थी ना, वो कम थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां, दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहरीकरण के अंतर्गत किस प्रकार के शहरों का विकास हुआ था।
देखो बच्चों, दक्षिणी मेसोपोटामिया से 3 प्रकार के शहरों का विकास हुआ था। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के यहाँ शहर थे। 5000 ईसा पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होना शुरू हो गया था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया था। ये शहर कई तरह से थे, मतलब अलग अलग तरह के होते थे। जैसे देखो, प्रथम प्रकार के वह शहर जो मंदिरों के चारों ओर विकसित होते थे। एक मंदिर होता था, उसके चारों ओर शहर विकसित हो जाते थे। तो पहले मंदिरों के रूप में जो विकसित होते हैं वो शहर थे। दूसरे थे जो व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे। एक व्यापार है, व्यापारिक केंद्र जो हो गया है ना, उसके आसपास शहर विकसित हुए, व्यापारिक केंद्रों के रूप में था। और तीसरा था शाही शहर जो राजा का होता था, जैसे मारीनगर। ठीक है, चलो अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, 8वां क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया में प्रारंभिक मंदिरों के स्वरूप का वर्णन करना है। कि मेसोपोटामिया में जो शुरुआती मंदिर थे उसके बारे में बताना है। देखो बच्चों, मेसोपोटामिया से पहला जो मंदिर था ना, वो छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर जो थे ना, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास स्थान होता था, है ना। जैसे उर जो चंद्र देवता थे, इनाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी, एक और थे आराध्य देवता जो पशुधन और मत्स्य के स्वामी माने जाते थे। मंदिर जो होते थे बच्चों, वो ईंटों से बनाए जाते थे। और समय के साथ क्या हुआ था, मंदिरों का विस्तार होता गया और थोड़ा और ज्यादा बनाया जाने लगा था। पहले मंदिर छोटे होते थे, लेकिन धीरे धीरे मंदिर को ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा। उनके खुले आंगन के चारों ओर कई सारे कमरे होने लग गए थे। कुछ मंदिर साधारण घरों की तरह ही होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी ना किसी देवी देवता का क्या होता था, घर होता था। तो इसीलिए मंदिर कुछ ना कुछ घर की तरह हुआ करते थे। मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, मंदिरों के देवी देवताओं के लिए कई प्रकार के उपहार चढ़ाते थे। जैसे भेंट के लिए से मछली हो गया, अंडे हो गए, अन्न हो गया। क्योंकि मेसोपोटामिया जो मंदिरों की जो फर्श होते थे ना, उसमें मछलियों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया लोग देवी देवताओं को मछली और अंडा भी चढ़ाया करते थे, है ना। चलो 9वां क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि के क्षेत्र में संकट आने के कारणों का उल्लेख कीजिए। मतलब मेसोपोटामिया की जमीन इतनी उपजाऊ होने के बावजूद वहां की फसलें नष्ट क्यों हो जाती थी? रीजन क्या था? देखो बच्चों, पहला है प्राकृतिक रीजन, है ना। प्राकृतिक रीजन क्या था? देखो, जैसे कि फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में कई बार पानी आने से फसलें जो थी ना, यहाँ फसलें लिख रखा है, फसलें डूब जाती। कहने का मतलब क्या है कि जब फरात नदी में ना, फरात नदी का जब जलस्तर बढ़ जाता था तो क्या फसलें डूब जाती थी, बाढ़ आ जाती थी। दूसरा, कभी कभी ये धाराएं अपना, यानी कभी कभी ये जो धाराएं होती थी वो अपना रास्ता बदल लेती थी, जिसके कारण क्या होता है, खेतों को पानी नहीं मिल पाता था और खेत क्या हो जाते, सूखे रह जाते थे। ठीक है। और दूसरा आता है मानव निर्मित कारण। देखो, कई बार क्या होता था, मानव निर्मित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जैसे धारा के ऊपरी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते थे ना, वो नदी की धाराओं से इतना पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता था। इसी कारण किसानों की फसलें सूख जाती थी। दूसरा, कई बार ऊपर के रहने वाले जो लोग थे, वो नदियां जो बहती थी, बहने के दौरान क्या होती थी, कई बार मतलब नदियों के बहाव में ना गाद जम जाती थी। गाद मतलब मिट्टी जम जाती थी, और धारा के ऊपर रहने वाले लोग इन मिट्टी को नहीं हटाते थे, जिसके कारण नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता था। और कई बार ऊपरी और निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच क्या हो जाते थे, झगड़े हो जाते थे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, मेसोपोटामिया के लोगों के शहरी जीवन का वर्णन कीजिए, है ना। शहरी जीवन का वर्णन हमें बताना है। पहला, उच्च वर्ग, है ना। देखो, मेसोपोटामिया में धन दौलत का अधिकांश भाग समाज के उच्च वर्ग के पास था। किसके पास था? उच्च वर्ग के पास, जो धनी थे, अमीर थे। दूसरा, एकल परिवार। देखो, मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। न्यूक्लियर फैमिली थी। शादीशुदा जो बेटा उसका परिवार होता था, वो अपने माता पिता के साथ ही रहा करते था, है ना। माता पिता के साथ रहा करता था। इसके साथ परिवार का मुखिया, देखो जो पिता होता था वो परिवार का मुखिया होता था, अर्थात परिवार जो था वो, या समाज जो था, पितृ प्रधान था, यानी पिता की ही हर बात मानी जाती थी। विवाह की प्रक्रिया, अब होता क्या था, विवाह करने की इच्छा के विषय में पहले तो घोषणा की जाती थी, है ना। फिर वर के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे, और फिर क्या करते थे, ये सामान का उपहार या उपहार का आदान प्रदान होता था। फिर विवाह मतलब फिर मंदिर में जाके शादी हो जाती थी, फिर आपस में बैठ के भोजन करते थे। फिर इसके बाद क्या होता था कि जो पिता जो होता है ना, वो अपनी मतलब जो पुत्री को लेकर आता था और सौंप दिया करता था, है ना। और इस तरीके से, है ना। और जैसे घर खलियान हो गया, इन सब पर पशुओं पर पुरुषों का नियंत्रण होता था, है ना। और जो महिला जो विवाह के दौरान जो चीजें मिला उन पर महिलाओं पर नियंत्रण होता था। बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उर नगर की व्यवस्था का
उल्लेख कीजिए। उर नगर की नगर नियोजन की व्यवस्था बता रखा है। देखो पहला क्या था, नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। कहने का मतलब क्या है, उर नगर में नियोजन पद्धति का अभाव था। नियोजन मतलब प्लानिंग होता है, क्योंकि यहाँ की गलियां क्या थी, घुमावदार थी और पतली थी, और घरों का आकार भी एक जैसा नहीं था। इसके साथ टेढ़ी मेढ़ी गलियां, उर नगर की जो गलियां थी ना, टेढ़ी मेढ़ी होती थी और छोटी होती थी, जिससे कारण क्या होता था, जो पहिए वाली गाड़ियां होती थी ना, वो घरों तक नहीं जा सकती थी। इसीलिए क्या होता था, जानवरों पर, गधों पर, है ना, सामान को लेकर आंतरिक भाग तक ले जाया जाता था। तीसरा था जल निकास प्रणाली की व्यवस्था, यानी जल निकासी घरों के भीतरी आंगन से होती थी, ताकि बाहर गलियों में पानी से कीचड़ ना हो पाए, इस तरीके का होता था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ना, इतना तो ध्यान देते थे, लेकिन घर का जो सारा कूड़ा करकट होता था ना, ये लोग क्या गलियों में फेंक देते थे, और बरसात के समय कीचड़ कीचड़ हो जाता था। तो सारा कीचड़ घर के अंदर जब आने लगता था ना, तो ये लोग दहलीजों को ऊंचा उठा देते थे, सफाई नहीं करेंगे बस ऊंचा उठा देते थे, ऐसा था। दरवाजों का निर्माण, देखो उर नगर में कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों में नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। इससे घरों के परिवारों में जो गोपनीयता होती है, जो सीक्रेट होते हैं, वो क्या होते थे, बनी रहते थे। इसके साथ साथ अंधविश्वास भी था, जैसे घरों के निर्माण के विषय में कई प्रकार के यहाँ अंधविश्वास भी माने जाते थे। जैसे घर की अगर दहलीजें ऊंची उठी हुई होती थी तो धन दौलत लाती थी स्त्री, और अगर सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे घर के सामने खुले तो मतलब ना खुले, मतलब अगर घर का दरवाजा किसी दूसरे के सामने ना खुले तो वो स्त्री अपने पति के लिए सौभाग्य लेकर आती, लेकिन अगर ऐसा होता था तो वो स्त्री अपने पति के लिए यातनाएं, पीड़ा, दुख लेकर आती थी। इसके साथ कब्रिस्तान, देखो नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान होता था जिसमें शासकों तथा अन्य लोगों की समाधि पाई गई है, मगर कुछ लोग घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए गए थे। मतलब कहा जाता है लोग कुछ ज्यादा जब अपने लोगों को प्रेम करते थे तो घर के नीचे ही उन्हें दफना दिया करते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये कहना क्यों सही होगा कि खाना बदोश पशु चारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। देखो बच्चों, किसान तथा गड़रिये के बीच क्या होता था, अनेक बार झगड़े हो जाते थे। गड़रिये ठीक है, गड़रियों के बीच क्या होता है, गड़रिये मतलब जो तो पशु चारक हो, जो पशु को चराते, उनके बीच कई बार झगड़े हो जाते थे। गड़रिये कई बार क्या करते थे, अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए क्या करते थे, बोए हुए जो किसान जो होता था, अपनी फसल जो बोते थे उनके खेतों से गुजार कर ले जाते थे, जिससे किसान की फसल क्या होती थी, खराब हो जाती थी। गड़रिये कई बार किसानों के गाँव में क्या करते, हमला बोल देते थे, और उनका इकट्ठा किया हुआ जो माल रहता है ना, वो सारा लूट लिया करते थे, जो गड़रिये होते थे। कई बार बस्तियों में रहने वाले लोग क्या करते, इन लोगों का रास्ता रोक लेते थे, पशु चारकों को रास्ता रोक देते थे, और उन्हें पशुओं को नदी पार नहीं जाने देते थे, और इस तरीके से इन दोनों के बीच आपस में झगड़े होते थे। चलो अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मारी नगर इतना समृद्ध क्यों था। देखो बच्चों, मारी नगर व्यापार के आधार पर काफी ज्यादा समृद्धशाली शहर केंद्र था। यहाँ से लकड़ी, तांबा आदि नावों के द्वारा क्या करता, फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की सीरिया से लाया जाता था और ले जाया जाता था। मारी नगर के अधिकारी जो होते हैं, लदे हुए माल की जांच करते थे, और माल की कीमत का 10% जो हिस्सा है ना, वो वसूला करते थे जो अधिकारी होते थे। इस प्रकार मारी नगर व्यापार समृद्धि के लिए काफी प्रसिद्ध हुआ था, और मारी नगर 3200 के आसपास क्या हुआ था, एक शाही केंद्र के रूप में काफी फला फूला था। 14वां क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोग कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग करते थे। देखो बच्चों, मेसोपोटामिया की सबसे पहली ज्ञात भाषा कौन सी थी, सुमेरियन थी, लेकिन 2400 के आसपास सुमेरियन की जगह अक्कदी लोगों ने ले ली, क्योंकि अक्कदी लोग आ गए थे, तो इस तरीके से सुमेरियन का स्थान किसने, अक्कदी भाषा ने ले लिया था। 1400 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ आरामाइक भाषा के लोग आ गए, तो इसकी जगह किसने, आरामाइक भाषा ने ले लिया था, है ना, जो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां हमारा और लास्ट क्वेश्चन है कि यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया इतना आखिर महत्वपूर्ण था क्यों। देखो बच्चों, यूरोपवासियों के लिए महत्वपूर्ण क्यों था, जैसे बाइबल के प्रथम भाग जिसका नाम है ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में क्या था, सिमार शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ होता है सुमेरी ईंटों से बना शहर की भूमि, है ना बच्चों। इसकी तरह यूरोप के जो विद्वान थे मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते, कि उनका मानना यह था कि उनके पूर्वज जो है ना, वो मेसोपोटामिया में ही जन्मे हैं, है ना। तो इस कारण यूरोपीय लोग जो थे मेसोपोटामिया को महत्वपूर्ण मानते थे। तो बच्चों, ये इस चैप्टर का कंप्लीट पार्ट है ना। मैंने अब एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगा। पहले हिस्ट्री कंप्लीट करूंगा, फिर पॉलिटिकल कंप्लीट करूंगा, फिर ज्योग्राफी कंप्लीट करूंगा, फिर सोशोलॉजी। ठीक है, तो आपको बस एक ही काम करना है, जितना हो सके वीडियो को फैलाओ, अपने दोस्तों को शेयर करो, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ट्रस्ट करो,
7 साल से पढ़ा रहा हूँ, विश्वास करो, है ना। तो चलो मिलते हैं।